यू आर वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर यूट्यूब चैनल सिल विद आकाश। मेरा नाम है अभिषेक बोहरे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू का सेशन। वैसे तो हमारा ये जो द हिंदू का सेशन है ये एवरी मॉर्निंग 9 o'clock स्टार्ट हो जाता है, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम इसको कभी कभी आगे पीछे करना होता है। तो याद रखिएगा कि आज का सेशन लेट हुआ है, ये डेली नहीं होगा। ठीक है, बस आज के लिए ये इस टाइम पर हो रहा है। यानी कि अब आप बात समझो कि आज डेट हो चुकी है 22 जनवरी 2026। ठीक है, पहले साल का पहला महीना जिसके 21 दिन निकल चुके हैं, 22वें दिन में हमने प्रवेश कर लिया है। और आज हम 21 जनवरी 2026 में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में हम देखेंगे। पूरे द हिंदू के पेपर में मुझे ऐसी कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं मिली। बेसिकली सभी रिवाइज न्यूज़ हैं जिनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि ट्रंप का डिस्कशन, ठीक है, बाद में ये जो SIR है अरावली से संबंधित। तो क्विक रीजन करके हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो मेन 3 एडिटोरियल आज मुझे दिखे हम उन पर ज्यादा फोकस करेंगे। एक तो रिमूवल ऑफ जजेस से है, एक जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट से ये संबंधित है। इन दोनों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो मेजर डिस्कशन आज का हमारा एडिटोरियल पर रहेगा। नहीं तो जनरली आप देखते हैं कि मैं इस फ्रंट पेज में जो भी न्यूज़ेस होती हैं मैं उन पर भी फोकस करता हूं, बट अभी 2 न्यूज़ हैं। SIR, भाई इसके बारे में आप जानते हो कि SIR को लेकर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट अभी चल रहा है। मल्टीपल स्टेट्स एलिगेशन लगा रहे हैं जो रूलिंग पार्टी है इस पर, यानी कि मेयरली अब पॉलिटिकल न्यूज ये बन चुकी है। तो बस इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि SIR चर्चा में है और SIR आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बात जरा सीरियसली मेरी सुनिएगा, और ये सीरियसली क्या है भाई बात। तो सबसे पहले तो एक आपको SIR के बारे में पढ़ना ही है। वे स्टूडेंट जो कि अभी यानी कि 2026 में अपना अटेम्प्ट दे रहे हैं वो एक SIR को ना छोड़े, और SIR पढ़ेंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्शन कमीशन आपको पूरा पूरा पढ़ना है। मतलब कि आप इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल भी मिस ना करें। इलेक्शन कमीशन का एक एक की जर्क पॉइंट भी आपको मिस नहीं करना है। छोटे से छोटा पॉइंट, बड़े से बड़ा पॉइंट, ये इलेक्शन कमीशन आपको पढ़ना ही है। ठीक है, साथ में जो गवर्नर है इसकी प्रोसेस भी आप पढ़ेंगे। अब चाहे आप ये देखेंगे कि भाई कितने स्टेट्स में इस गवर्नर को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या विवाद है, इन सभी के बारे में आप देखेंगे। यानी कि ये जो 2 टॉपिक हैं और आगे याद आते जाएंगे मेरे को, जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा। ये 2 टॉपिक आपके यूपीएससी प्रिलिमिनरी एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि लिख के ले लो कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये इतने ज्यादा चर्चा में रहे हैं। तीसरा हो सकता है अरावली वाला जो इशू है ये। ठीक है, यानी कि ये 3 जो टॉपिक हैं ये आप अच्छे से घोलकर पी जाना। एक है इलेक्शन कमीशन, एक आता है गवर्नर, और एक आता है हमारा क्या, ये अरावली वाला इशू। बात समझ में आई। बाकी सब सर ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, अरे ये तो पहले से चले आ रहे हैं, पारंपरिक टॉपिक हैं, ट्रेडिशनल हैं, और ये आगे भी पूछे जाएंगे। ऐसी कोई बड़ी घटना तो नहीं हुई है ना। बट हाँ, यदि आप अरावली के विषय में बात करेंगे तो अरावली वाला जो डिस्प्यूट है ये बहुत ज्यादा चर्चा में है, था भी, अभी भी चल रहा है। SIR तो बहुत लंबे समय से, बीते हुए 3 महीने से तो मैं देख रहा हूं कि ये SIR का डिस्कशन चल रहा है। एज वेल एज यदि आप देखेंगे तो ये गवर्नर से संबंधित आजकल जो एडिटोरियल हैं, जो आर्टिकल्स हैं, जो न्यूज़ेस हैं, ये बहुत ज़्यादा पब्लिश हो रही हैं। ठीक है, मल्टीपल स्टेट में इसको लेकर विचार है। कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि भाई गवर्नर का पद ही नहीं होना चाहिए। एक प्रकार से ये सेंट्रलाइजेशन को दर्शाता है। तो ये बहुत बड़ी बिग न्यूज़ है आपके लिए। ये आपके यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन 3 को आप मिस मत करिएगा। बात समझ में आई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखिएगा भाई कि यहां पर जो इलेक्शन कमीशन डिस्क्रिप्शन ऑन ड्यूरिंग SIR इज नॉट अनरेगुलेटेड अथॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट। आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में जो SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि जो इलेक्टोरल रोल थे इनको क्लीन करने का काम चल रहा था। ये टोटल नंबर ऑफ 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में हुआ था। उसके बाद से जो SIR है इस पर बहुत सारे क्वेश्चन उठे थे, इलेक्शन कमीशन पर क्वेश्चन उठे थे, और यह भी कहा गया था कि सर इसका प्रयोग NRC में किया जाएगा, यानी कि जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है इसमें इसका प्रयोग किया जाएगा। तो बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन, बहुत सारे विवाद की स्थिति आपको यहां पर जन्म लेती हुई दिखाई दी थी। इसी के साथ जो SIR है, SIR से बहुत सारे लोगों के नाम कटे थे। अकेले यूपी से लगभग 2 करोड़ लोगों के नाम यहां से कट कर दिए गए थे। और ऑल ओवर इंडिया, यानी कि जितनी भी 12 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरी में ये हुआ है वहां पर आपको ये डिस्प्यूट देखने के लिए मिला था।
इसको लेकर ये पूरा पूरा मामला और भी कई बहुत सारे इशू थे, ठीक है, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया था। ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कहा गया था कि भाई ये एक प्रकार से अनरेगुलेटेड, सॉरी, ये एक प्रकार से डिसएप्रोप्रिएट तरीके से ये पूरा पूरा जो प्रोसीजर है ये कंप्लीट किया गया है, और गैर संवैधानिक तरीके से जो नाम है ये काट दिए गए हैं। ठीक, इस पर जो इलेक्शन कमीशन है इसने बोला था पहले ही कि सर आपके पास टाइम है, जिनके भी नाम कटे हुए हैं ऐसा नहीं है कि वो भारत के नागरिक नहीं है, असल में उनके नाम दोबारा जोड़ दिए जाएंगे, बस उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है ये फुलफिल नहीं हो पाया है, ये कंप्लीट नहीं हो पाया है, दैट इज वाई नाम काट दिए गए हैं। अब ऐसे और मल्टीपल इश्यूज के कारण ये एक पूरा पूरा मुद्दा बनता है, और ये पूरा मुद्दा जाता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में ये फैसला दिया है। बात समझे, यानी कि पूरा पूरा जो न्यूज है ये एसआईआर से संबंधित न्यूज है। बस ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन कमीशन डिस्क्रेशन ड्यूरिंग एसआईआर इज नॉट अनरेगुलेटेड अथॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, यानी कि जो सीजेआई हैं हमारे यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, इन्होंने भी ये बात कही है कि अ स्पेशल रिवीजन में इन्वॉल्व सीरियस कंसिस्टेंस in the civil right of a person who is already a voter, so why should we not expect you, यानी कि द इलेक्शन कमीशन के लिए बात कर रहे हैं, to have a procedure that is transparent। बात समझे, यानी कि बस इसको एक बार देख लीजिएगा। दूसरी बात यह है, देख लीजिएगा क्या, कुछ देखने लायक भी नहीं है इसमें, ठीक है। याद रखो कि एसआईआर चर्चा में है, ऐसा नहीं है कि शांत हो गया मुद्दा, अभी भी चल रहा है, और जो चल रहा है उसके बारे में आपको पढ़ते जाना है। बात समझिए, बस एसआईआर जो पढ़ा है उसी को रिवाइज कर लेना दोबारा से, जब फाइनल डिसीजन हम ले आएंगे। यहां पर देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क मतलब कि अभी और चलेगी बहस, ठीक। जब पूरा पूरा कंक्लूड हो जाएगा तो हम बता देंगे, ठीक है, यानी कि जब हमको उसको कवर करना है, नहीं तो टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, टाइम कीमती है, दैट इज वाई आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। है ना, तो अब जरा देखिएगा कि इसी प्रकार ये दूसरी न्यूज है, इसमें अरावली के बारे में डिस्कशन किया गया है। किससे रिलेटेड है, वही सेम बात की एनवायरमेंट। ये किससे थी, तो पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये रिलेटेड थी। इलेक्शन कमीशन की आप वहां पर बात करते हैं, उससे संबंधित ये न्यूज थी। एज वेल एज ये आप इस न्यूज की बात करेंगे तो ये हमारे एनवायरमेंट इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अच्छा, इशू शायद आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि अरावली माउंटेन आप कहां पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। अरावली माउंटेन इज अ रेसिडुअल माउंटेन इन दी वर्ल्ड, ठीक है। लोकेटेड है ये कहां पर, तो गुजरात के अरे वो कौन सा इलाका है, गुजरात से ये स्टार्ट होता है और दिल्ली तक ये जाता है, ठीक है, और सबसे ज्यादा ये फैला हुआ है राजस्थान वाले एरिया तक। समस्या ये थी कि भाई अरावली पर इलीगल माइनिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। इलीगल माइनिंग के कारण जो इसकी पीक्स हैं, जो इसकी चोटियां हैं, इनकी हाइट कम हो गई थी। अब याद रखना कि अरावली हमारे इंडियन ज्योग्राफी के एस्पेक्ट में आप देखोगे कि अरावली माउंटेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो दिल्ली में होने वाला, या फिर यहां पर हम चले आए कहां, जो उत्तराखंड वाला एरिया है, उत्तराखंड में बारिश ना होने देने के लिए अरावली माउंटेन जिम्मेदार है, बिकॉज ऑफ कि ये साउथ वेस्ट मानसून की जो गति है, विंड्स की जो पावर है, इसको ओवरकम कर देता है। साथ में थार डेजर्ट में इसके कारण बारिश नहीं हो पाती है, तो ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ऑफ कि डेजर्ट है वहां पर फ्लड आ जाएगी। तो याद रखो कि अरावली माउंटेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। साथ में याद रखिएगा कि ये अरावली माउंटेन ही है जो कि एक्चुअली में यहाँ राजस्थान वाले एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है, यूनिक टाइप की बायोडाइवर्सिटी, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब यदि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक डिसीजन दिया था जिसमें यह कहा गया था कि भाई 100 मीटर से कम हाइट की जो भी अरावली की पीक्स हैं उनको चोटियां नहीं माना जाएगा, और साथ में ऐसी चोटियां जिनके बीच की दूरी 500 मीटर है उनको रेंज में आप काउंट करेंगे। यदि 500 मीटर से, हाँ, उनको आप रेंज में काउंट नहीं करेंगे, ऐसी बात यहां पर की गई थी। ठीक, मैं वो डिसीजन भूल रहा हूं, तो मेनली ये पूरा पूरा डिस्प्यूट उठा, इसको भी मैंने पढ़ाया था।
और फिर इसको लेकर मल्टीपल प्रोटेस्ट यहां पर हुए, और ये जो प्रोटेस्ट हुए थे, ठीक है, इसके कारण फिर ये जो फैसला दिया गया था इस पर रोक लगी। वापस नहीं लिया, वापस लेना और रोक लगाना यानी कि स्टे लगा देना एक प्रकार से अलग अलग है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट फिर इसमें इन्वॉल्व होता है और फिर ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट जाता है और फिर इसमें अब याद रखो कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ऑफ एक्सपर्ट टू डिफाइन अरावली। अब एक टीम बनाई गई है जो कि अरावली का ये पूरा पूरा इशू डिफाइन करेगी। बात समझी? तो कुल मिलाकर अभी अरावली का मुद्दा भी चल रहा है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जब इस पर भी डिसीजन आएगा तो हम इसको भी कवर अप कर लेंगे। बात समझ में आई? यानी कि मैं आपको पहुंचाना कहां चाह रहा था, क्या बताना चाह रहा था, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि भाई क्या ध्यान देना है और क्या ध्यान देने योग्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि अरावली वाला जो इशू है ये ध्यान देने योग्य नहीं है, बट याद रखो कि अभी वर्तमान में कोई ऐसा डिसीजन आया नहीं है, तो वर्तमान में उतना ध्यान देने योग्य नहीं है। बात समझ में आई? अब जरा देखिएगा, डायरेक्टली हम जंप करेंगे एडिटोरियल पर, आज के एडिटोरियल पर। देखो भाई, 3 एडिटोरियल मुझे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के लगे हैं कि जुडिशियल रिव्यू तो लॉ विथ अ लूप होल, यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू की हमारे यहाँ एक प्रकार से आप कह सकते हैं प्रोसेस है, इसमें कहीं ना कहीं लूप होल है, इसके बारे में बताया गया है। साथ में जो जुवेनाइल जस्टिस कोड होता है, आपको पता होगा कि 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं, यदि ये किसी आपराधिक गतिविधि में संलग्न पाए जाते हैं, चाहे वो संज्ञेय हो या फिर असंज्ञेय हो, यानी कि कॉग्निजेबल हो या फिर इनकॉग्निजेबल हो, तो इस पूरी पूरी प्रोसेस में होता यह है कि उनकी आयु डिसाइड की जाती है। खैर 18 वर्ष से कम है तो इसको जेल नहीं भेजा जाएगा, है ना, इसको कारागृह में नहीं डाला जाएगा, इसको भेजा जाएगा सुधार गृह, जिसको हम बोलते हैं बाल सुधार गृह, ठीक है। वैसे तो यह भी कहा जाता है कानून की भाषा में, लॉ की लैंग्वेज में, कि जो जेल होता है ये एक प्रकार का सुधार गृह ही होता है। पर इसके जो नियम कानून कायदे हैं ये इस प्रकार हैं कि जुवेनाइल जस्टिस कोड बोलता है कि 18 वर्ष से कम आयु का यदि कोई भी बच्चा है तो जैसे एक एडल्ट की हियरिंग होती है वैसे उसकी हियरिंग नहीं होगी। बात समझिए, एडल्ट की हियरिंग कैसे होती है, तो जैसा एक्चुअल में कोर्ट लगता है कि भाई जो एक्यूज है ये आएंगे, अभियोजक अभियुक्त आएंगे, ठीक, और फिर बहस करेंगे, डिफेंडर लॉयर लाएंगे ये अपने, ठीक है, यदि मान लीजिए पुलिस की साइड से है तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर लाएंगे, ये तमाम प्रकार की चीजें। फिर यहाँ पर पूरी पूरी प्रोसेस चलती है। तो यहाँ जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट कहता है कि भाई ऐसे में हो सकता है कि उस बच्चे की मेंटेलिटी पर गलत प्रभाव पड़े और हो सकता है कि उसका भविष्य बर्बाद हो जाए। दैट इज वाई उसको स्पेशल राइट्स, उसको स्पेशल प्रोटेक्शन देता है जुवेनाइल जस्टिस कोड। बात समझिए, तो इसी को लेकर यह बात कही जा रही है कि अभी 16 से 18 वर्ष की जो आयु है इसको हम 14 वर्ष कर दें। अब ये पूरा सिनेरियो क्या है इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। साथ में याद रखो कि एक और बात यहां पर आई है जिसमें बताया गया है किसके बारे में, गवर्नर के बारे में, गवर्नर के बारे में। ये मीनिंगफुल फॉर्मेलिटी, यानी कि भाई गवर्नर का पद ही नहीं होना चाहिए, इसके बारे में ये बात कही गई है। जो तमिलनाडु और केरला का डिस्प्यूट चल रहा है ना उसके बारे में। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जुडिशियल रिव्यू के बारे में डिस्कशन। जुडिशियल रिव्यू के बारे में डिस्कशन आ क्यों रहा है, या फिर सॉरी जुडिशियल रिमूवल के बारे में डिस्कशन आ क्यों रहा है, सबसे पहले तो ये समझो, और उससे भी पहले ये समझो कि व्हाई दिस एडिटोरियल इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। यानी कि सबसे पहले याद रखिएगा कि दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 में कहां पर, तो जीएस पेपर 2 में आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, गवर्नेंस के बारे में पढ़ते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नेंस से इसका कुछ लेना देना होगा नहीं, लेना देना होगा इनडायरेक्टली। बट यदि आप देखोगे तो जीएस पेपर 2 में जहां पर आप पढ़ते हो जुडिशरी के बारे में, सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में, ठीक, जुडिशरी। अब जुडिशरी की बात कहां आती है, तो सुप्रीम कोर्ट की अलग आती है और हाई कोर्ट की अलग बात आती है। ये दोनों ही बातें आपको याद रखना है। जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि यदि आप सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की बात हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है, आर्टिकल नंबर 124 सब क्लॉज 4 एंड सब क्लॉज 5 में, ठीक है, सब क्लॉज 4 एंड 5 में ये बात आती है। हाई कोर्ट के विषय में यदि आप बात करते हैं जुडिशियल रिमूवर की, तो ये आता है हमारा आर्टिकल नंबर 217, ठीक है, दोनों ही आर्टिकल हमको ये पावर देते हैं। बात समझ में आई? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो दो आर्टिकल हैं ये बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाँ,
218 में भी कुछ बातें यहां पर मेंशन की गई हैं, बट 217 हम अभी लेकर चल रहे हैं, तो 217 और 218 आप दोनों ही यहां पर ले सकते हैं। साथ में याद रखिएगा कि सेकंड बात आती है सेपरेशन ऑफ पावर की। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर? तो सेपरेशन ऑफ पावर में कहा जाता है कि भाई कहां तक जुडिशरी का क्राइटेरिया है और कहां तक आपको देखने के लिए मिलेगा ये जो लेजिस्लेचर होता है यानी कि विधायिका, इसका इसकी लिमिटेशन कहां तक है, यानी कि दोनों में जो शक्तियों का बंटवारा है ये उचित ढंग से किया जाए, ये बातें यहां पर की जाती हैं। ठीक है, दैट मीन्स जो जीएस पेपर 2 है इसके अकॉर्डिंगली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या है, आपने कई ऐसे मल्टीपल केसेस देखे होंगे जिसमें जो जज है इन पर इंपीचमेंट लाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा यहां पर कि इंपीचमेंट, दैट इज हिंदी में यदि मैं बात करूं तो इसको कहा जाता है महाभियोग, या तो इंपीचमेंट बोल लीजिए या फिर महाभियोग बोल लीजिए। हम जनरली इस महाभियोग शब्द का यूज कहां करते हैं, तो याद रखिएगा कि ये जनरली यूज किया जाता है प्रेसिडेंट के लिए। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में महाभियोग इंपीचमेंट जैसा कुछ वर्ड है नहीं। बात समझना कि इंपीचमेंट जैसा कोई वर्ड नहीं है। बात समझ रहे हैं? यहां पर अलग अलग क्राइटेरिया दिए गए हैं कि यदि मान लीजिए जज एक्स वाई जेड एक्टिविटी करता है, जैसे कि मिस एप्रोप्रिएशन करता है, मिस बिहेव करता है, ठीक है, या फिर अपनी शक्तियों का मिस यूज करता है, तो इस कंडीशन में जज के अगेंस्ट में इंपीचमेंट यानी कि महाभियोग लाया जा सकता है। इसकी एक पूरी पूरी प्रोसेस है। बट आप जब ये लाइन आंसर राइटिंग में लिखें तो ये भी लिखें कि महाभियोग शब्द हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर मेंशन नहीं है। ये हमने इसको नाम दिया है कि भाई ये महाभियोग में क्या क्या आता है, इंपीचमेंट में क्या क्या आता है। बात समझी? यानी कि अपना काम अच्छे से ना करना, अपनी पावर्स का मिसयूज करना, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका मिसयूज करना। क्यों नहीं कर सकते? एक जज पब्लिक प्रॉपर्टी का भी तो मिसयूज कर सकते हैं। साथ में जो जुडिशरी की प्रॉपर्टी है उनका मिसयूज करना, क्योंकि आप देखोगे मल्टीपल केसेस में ये भी हुआ है कि जज पर इंपीचमेंट लगा और इंपीचमेंट लगाए जाने के पीछे का रीजन ये था कि इन्होंने अपनी पावर और अपनी प्रॉपर्टी का मिसयूज किया है। अपनी प्रॉपर्टी मतलब कि जो न्यायालय की प्रॉपर्टी थी इनका मिसयूज किया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस बात को जरा आप ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर अभी ये पूरा पूरा मुद्दा उठ रहा है और इस एडिटोरियल के पब्लिश होने के पीछे का कारण जहां तक मैं समझ पा रहा हूं वो ये है कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट में आपने देखा होगा कि अभी एक बिल लाया गया, या फिर बिल बोला जाए या फिर एक प्रकार का वो मोशन लाया गया, मोशन कहना इसको ज्यादा सही होगा। किसके खिलाफ? तो जस्टिस, रुकिएगा रुकिएगा, ठीक, ये बात है दिल्ली हाई कोर्ट की। ठीक, दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज थे, इनका नाम है जस्टिस वर्मा। और जस्टिस वर्मा के घर में जो हाफ वर्ल्ड करेंसी है ये मिली थी, और हाफ वर्ल्ड करेंसी मिलने के बाद इनके अगेंस्ट में मोशन लाया गया कि भाई इतने सारे पैसे इन पर कैसे आए। दैट मीन्स ये एलिगेशन लगा कि ये करप्शन में इन्वॉल्व है। फिर लोकसभा में, राज्यसभा में ये मोशन लाए जाते हैं। सबसे पहले लोकसभा में आता है, कम से कम 100 एमपी यहां पर होने चाहिए जो ये मोशन लाएंगे, और राज्यसभा में यही जो संख्या है ये 50 हो जाती है। यानी कि राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है। यदि लोकसभा में लाया जाना है तो 100 एमपीस का, सांसदों का होना कंपलसरी है, और राज्यसभा में लाया जाना है तो 50 एमपीस यानी कि 50 सांसदों का होना कंपलसरी है। जिस भी हाउस में आएगा उसके बाद ये दूसरे हाउस में जाएगा। बात समझी? दोनों में ये जो मोशन है ये पास होना चाहिए। मैं सामान्य भाषा में समझा रहा हूं, ये पास होना चाहिए। और पास होने के बाद एक कमेटी बनती है, और ये कमेटी जांच करती है कि भाई, यानी कि इन्वेस्टिगेट करती है कि क्या क्या पूरा पूरा मामला है। इन्वेस्टिगेशन सफल होने के बाद यदि मान लीजिए जो जज हैं इनके बिहाफ में फैसला आया तो बात ही खत्म हो गई। और यदि मान लीजिए जो आरोप लगे हुए हैं ये सिद्ध हो जाते हैं तो फिर वो जो संबंधित जज हैं इनको हटा दिया जाता है। बात समझ में आई? इसके लिए भी प्रेसिडेंट के साइन की आवश्यकता है। अब जरा याद रखो कि ये पूरा पूरा सिनेरियो, ये एक्चुअल में ये प्रोसेस है। इसी प्रोसेस को इन्होंने पूरे आर्टिकल में समझाया है। इसी प्रोसेस को एक एक करके हम समझेंगे। उससे भी पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि एक्चुअली में कुछ बातें आप यहां पर अंडरलाइन कर लो। जैसे कि सबसे पहले, इंपीचमेंट ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया इज प्रोवाइडेड फॉर इन आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4। ठीक है, 124 सब क्लॉज 4 एंड 124 सब क्लॉज 5। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज पर यदि इंपीचमेंट लाना है तो उसकी बात की गई है। आई रिपीट अगेन एंड अगेन
कि इंपीचमेंट वर्ड, महाभियोग वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। याद रखिएगा यहां पर इंपीचमेंट के बारे में बताया जा रहा है। इंपीचमेंट यदि लगा है तो उसके क्या ग्राउंड्स हैं यह आपको बताना होगा कि सर मिसबिहेव किए हैं, अपनी पावर का मिसयूज किए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आपको बताना होगा। साथ में यदि मान लीजिए of the constitution and that of a high court judge in article 217 subclause 1 subclause a subclause 1 subclause b and 218, ये दो आर्टिकल हैं जिनमें हाई कोर्ट के जज के बारे में बताया गया है कि यदि इन पर लाना है तो क्या होगा। द टर्म इम्पीचमेंट इज नॉट यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये यूज नहीं किया गया है। विच इंस्टेड यूजेस द टर्म रिमूवल, रिमूवल वर्ड यूज किया गया है। इन द केस ऑफ जजेस द टर्म इम्पीचमेंट इज यूज ओनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रिमूवल, यानी कि आप इस इम्पीचमेंट वर्ड का यूज जब ही करेंगे जब आपको जज को रिमूव करना हो ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम ऑफिस, आर्टिकल नंबर 61, ठीक है, इनके लिए लाया जा सकता है इम्पीचमेंट। द प्रोसीजर, ठीक है, द प्रोसीजर लेट डाउन इन द आर्टिकल नंबर 124 फॉर द रिमूवल ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट जज अप्लाइज टू अ हाई कोर्ट जजेस एज वेल, यानी कि जो प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के लिए है वही हाई कोर्ट के लिए भी है। अब 124 सब क्लॉज 5 क्या कहता है, यहां पर लिखा हुआ है अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट कैन रिमूव, ठीक है, इसको हम देखेंगे। प्रोसीजर ऑफ द मोशन यहां पर बात की गई है। अब ये प्रोसीजर ऑफ द मोशन है क्या, इसके बारे में बताता हूं। इससे पहले एक और छोटी सी बात कि जजेस इंजरी एक्ट 1968 की यहां पर बात की गई है। इस एक बात को भी याद रखिएगा, इन्हीं चार बातों के आसपास, 1 2 3 4, चार बातों के आसपास ये जो पूरा पूरा सिनेरियो है ये घूमेगा। और ये जो लूप होल की बात की गई है, ये लूप होल कहां पर है इसके बारे में हम देखेंगे। आप बात समझ रहे हो। अभी तक मैंने क्या किया, अभी तक मैंने इस एडिटोरियल को तोड़ा, कुछ पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया और कुछ पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद अब मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। हम किस किस की बात करेंगे, पूरी की पूरी बात इंपीचमेंट, यानी कि इंपीचमेंट वर्ड जज के लिए नहीं है तो हम रिमूवल की बात कर रहे हैं और रिमूवल के लिए ही मैं वर्ड यूज करूंगा इंपीचमेंट। जो सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल आएंगे, आर्टिकल नंबर 124 सब क्लॉज 4 और 5 आ जाएगा यहां पर। साथ में 217 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज v और 218 की यहां पर बात होगी, एज वेल एज लूप होल क्या है इसके बारे में भी हम समझेंगे। बात समझ में आ रही है। अब चलो लूप होल क्या है और इसके विथ एग्जाम्पल हम बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले तो यदि मान लीजिए ये प्रूफ हो जाता है, ठीक, अभी वर्तमान का सिनेरियो भी देखो। There has been much attention on 107 members of parliament in the Lok Sabha in India bloc, ठीक है, India bloc with India Alliance, having given notice of an impeachment motion in December 2025, seeking the removal of Justice G.R. Swaminathan, judge of the Madras High Court. The motion had 13 charges against the judge, which include one that the judge has been acting against secular constitutional principle and favoring lawyers of a particular community. The notice of the motion was submitted to the Speaker of the Lok Sabha, Om Birla, on 9 December. ठीक है, जरा इस बात को समझने की कोशिश करना, मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक ले जाने की आपको बात कर रहा हूं, है ना। अब ऐसा समझो कि एथिक्स का एक पेपर आ गया है, ऐसे का एक पेपर आ गया है रिमूवल ऑफ जजेस पर, और आपको इसको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जज को हटाया कैसे जाता है इसके बारे में हम जान रहे हैं। और जज के बारे में क्यों बात यहां पर की जा रही है, बिकॉज ऑफ, याद रखिएगा कि जो जज हैं ये इंडिया की मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी हैं, मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी, इनको ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता। कई केसेस ऐसे हुए हैं जिनमें यह बताया गया है कि जो जुडिशरी है इसका इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सके बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के। तो याद रखिएगा कि जो जुडिशरी है, जो जज हैं, ये हमारे यहाँ स्पेशली जज, ये हमारे यहाँ की बहुत पावरफुल अथॉरिटी होते हैं। नॉर्मल एम्प्लॉय जैसे इनको नहीं हटाया जा सकता है। सबसे पहले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां दिया गया है रिमूवल ऑफ जजेस की प्रोसेस, ये मैंने आपको बताया है। अब यदि मान लीजिए किसी जज को हटाना है तो इसके लिए रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, बात समझे, सॉरी, एप्रोप्रिएट ग्राउंड्स होना चाहिए कि भाई आप XYZ जज को क्यों हटा रहे हैं। तो किसी भी जज को हटाने के लिए ये जो ग्राउंड्स हैं, या तो ये सीधी सी बात है
कि आप करप्शन ले लीजिए भाई, कि XYZ जज ने करप्शन किया है, ठीक है। साथ में अब इसमें क्या क्या आ जाता है, मिसबिहेवियर का मतलब ये नहीं कि भाई ड्यूरिंग द हियरिंग इन्होंने किसी एडवोकेट को जाकर मार दिया है ना, या फिर ये अच्छे से फैसला नहीं कर पाए, ये तो बहुत छोटी बात है, याद रखो। मिसबिहेवियर का यहां पर मतलब क्या होता है, मिसबिहेवियर का मतलब होता है कि इन्होंने या तो करप्शन किया है, या फिर ये किसी करप्शन में इन्वॉल्व पाए गए हैं, इन्होंने भारत की अखंडता को बनाए रखने का काम नहीं किया है, यानी कि लैक ऑफ इंटीग्रिटी यहां पर हुई है। और साथ ही साथ यदि आप मोरल की बात करें, मोरालिटी इसके कारण डिस्टर्ब हुई है, या फिर किसी भी प्रकार से जो विलफुल एब्यूज ऑफ ये जुडिशियल और नहीं सॉरी जस्टिस ऑफिस है यहां पर इन्होंने किया है, या फिर जुडिशियल ऑफिस है यहां पर किया है, जो अच्छा नहीं था। कई लोगों का यहां पर डाउट होता है कि सर यहां पर यदि गलत डिसीजन दे दिया गया तो क्या होगा, ठीक है। यदि मान लीजिए किसी प्रकार से गलत डिसीजन क्यों नहीं दिया जा सकता भाई, कई लोग गलत डिसीजन दे देते हैं, गलती किससे नहीं होती, एरर ऑफ जजमेंट की बात है, तो फिर ये क्या होगा, तो ये भी काउंट होगा क्या। याद रखिएगा, जो जुडिशरी है ये एक प्रोसेस को फॉलो करती है, किसको, जो जुडिशरी है ये एक प्रोसेस को फॉलो करती है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली फैसला सुनाती है। अब यदि मान लीजिए इस प्रोसेस में जैसे अभियोजक अभियुक्त ये दोनों गए, एफआईआर किए, पुलिस आई मुझे गिरफ्तार कर ली कि भाई आप एक्यूज्ड हैं, आपके ऊपर शक है और आपके खिलाफ केस दायर हुआ है, चलिए। अब यहां पर मेरे कुछ राइट्स हैं और जो पीड़ित है उसके कुछ राइट्स हैं, पुलिस के अपने कुछ राइट्स हैं। अब याद रखिएगा कि मैं जैसे पुलिस या फिर जो भी मेरा यानी दुश्मन है जिसने मेरे खिलाफ एफआईआर की है, वो जो जो सबूत मेरे खिलाफ देते जाएगा, मुझे उन सबूतों को नाकारा सिद्ध करना है कि भाई ये मेरे अपराध को प्रूफ ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अब याद रखो कि जो प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, यानी कि हियरिंग हो रही है, हियरिंग के थ्रू प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, उसके बाद एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट निकल रहा है, जो फाइनल डिसीजन निकल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली जो जज है ये अपना फैसला सुनाते हैं। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि यदि मान लीजिए प्रोसेस ही गलत है, ग्राउंड ऑफ एविडेंस ही गलत हुए हैं, तो डिसीजन तो गलत आएगा ही। बात समझ में आई। और सबूतों के अभाव में कोई भी व्यक्ति चाहे वो दोषी हो पर अपराध प्रूफ नहीं हुआ तो वो तो निर्दोष ही होगा, निर्दोष साबित हो जाएगा। बात समझ में आई। तो याद रखिएगा कि गलत डिसीजन देना, यदि मान लो आप ये समझ रहे हो कि गलत डिसीजन देना इज अ क्या, ये इंपीचमेंट में आता है, नहीं ये इंपीचमेंट में नहीं आता। साथ में डिसीजन देने में यदि कोई गलती हो गई है तो ये भी इंपीचमेंट के लिए रीजनेबल ग्राउंड नहीं है। बात समझ में आया। ये दोनों ही इंपीचमेंट में काउंट नहीं किए जाते, कि आपने गलत डिसीजन दे दिया तो भी ये इंपीचमेंट में काउंट नहीं है, बिकॉज ऑफ कि ये रीजनेबल ग्राउंड ही नहीं है। और यदि डिसीजन में कोई एरर आ गया है तो ये भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं है। बात समझ में आई। जो जो मैंने बताया है इसमें से कोई कोई होना चाहिए, जैसे जो सबसे पहले तो आता है करप्शन, फिर मोरालिटी पर सवाल आ जाए, लैक ऑफ इंटीग्रिटी की यदि बात हो, और विलफुल एब्यूज ऑफ जुडिशियल ऑफिस की यदि बात हो रही है, तो ही इंपीचमेंट लाया जा सकता है, या फिर इंपीचमेंट लाया नहीं जा सकता तो ही इसको मिसबिहेवियर की कैटेगरी में आप काउंट करेंगे। और यदि ऐसा हो गया है कि भाई किसी भी जज में मिसबिहेवियर पाया गया है, तो अब होती है प्रोसेस शुरू, और प्रोसेस शुरू होती है मोशन से। और मोशन भी ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आ जाएगा, सबसे पहले मोशन का आएगा नोटिस कि भाई हम मोशन लाने वाले हैं। बात समझ में आई। स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली मोशन आ गया, सबसे पहले क्या आ रहा है, मोशन के लिए एक नोटिस आ रहा है। अब ये नोटिस ला कौन रहा है, ये भी बात है। तो यदि मान लीजिए ये मोशन लाया जा रहा है लोकसभा में और ये मोशन लाया जा रहा है राज्यसभा में, तो मोशन के नोटिस के लिए सबसे पहले तो यदि लोकसभा में लाया जा रहा है तो 100 एमपीज का होना इज कंपलसरी, और राज्यसभा में लाया जा रहा है तो 50 मेंबर्स का होना यानी कि एमपीज का होना इज कंपलसरी। इसके बाद ये मोशन का नोटिस आएगा कि हाँ भाई अब मोशन आएगा। नोटिस के बाद अब क्या आएगा, मोशन। सबसे पहले यूपीएससी का नोटिफिकेशन आता है ना, फिर यूपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, तो बस पहले नोटिस आएगा, यानी कि यहां पर एमपीस मिलकर इंपीचमेंट मोशन नोटिस देते हैं कि अब हम मोशन लाने वाले हैं। बात समझ में आई। और फिर अगला स्टेप, यदि मान लो ये हो गया, इसके लिए कोई भी स्पेशल नहीं चाहिए, बस इतनी संख्या पूरी हो और नोटिस आ जाएगा। नोटिस आने के बाद असली डेंजरस काम चालू होता है। और ये डेंजरस वर्क क्या है, यानी कि स्टेज क्या है,
तो अब ध्यान से सुनना, यही एग्जाम का गोल्डन पॉइंट है, इसी को आपको ध्यान से सुनना है। अब मोशन जाता है लोकसभा स्पीकर के पास, बात समझ रहे हो, कहां जाएगा ये, लोकसभा स्पीकर के पास। और लोकसभा स्पीकर के बाद जाता है ये राज्यसभा चेयरमैन के पास। उनके पास ये पावर होती है, ये वो अथॉरिटी है जिनके पास वो पावर है कि ये मोशन के साथ दो काम कर सकती है। या तो ये कौन कौन है यहां पर हुआ, अब मैं सेकंड स्टेज की बात कर रहा हूं, बिल्कुल आराम समझा रहा हूं। सेकंड स्टेज में ये गया है लोकसभा के जो स्पीकर हैं इनके पास, एज वेल एज यदि आप देखेंगे तो अब ये गया है कहां, राज्यसभा के जो चेयरमैन थे इनके पास। अब इनके पास दो पावर हैं, या तो ये मोशन को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर ये मोशन को डिसअलाउ कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसअलाउ, तो डिसअलाउ का मतलब है रिजेक्ट। जी हां, ये इन दोनों के पास ही पावर होती है कि ये मोशन को एक्सेप्ट करें या फिर ये डिसअलाउ करें। डिसअलाउ हो गया है तो बात ही खत्म हो गई है। यानी कि अब लॉ में याद रखिएगा कि ये क्लियर रीजन नहीं लिखा हुआ है कि स्पीकर किस बेसिस पर इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि एक्सेप्ट करने के तो रीजन है, एक्सेप्ट करने के ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट इन्होंने एक्चुअली में रिजेक्ट किस बेसिस पर किया है, इसके कोई भी रीजन यहां पर, ग्राउंड्स यहां पर नहीं दिए गए हैं। ये स्पीकर का विवेक है, ये चेयरमैन का विवेक है कि वो इसको एक्सेप्ट करते हैं या फिर इसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा, एक और बात आपके मन में अभी आ सकती है कि सर यदि हाई कोर्ट का विषय है तो हाई कोर्ट के विषय से संबंधित जो रिमूवल प्रोसेस है इसमें भी क्या जो संसद है, जो इंडियन पार्लियामेंट है, ये इन्वॉल्व होगी। हाँ, याद रखो, हाई कोर्ट के जज को हटाना है या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, दोनों ही पावर किसके पास है, संसद के पास, पार्लियामेंट के पास है। बात समझ में आ रही है। तो अब जरा देखिएगा कि एक्सेप्ट करने के लिए तो ग्राउंड्स हैं, बट यदि मान लीजिए इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है तो रिजेक्ट करने पर इनसे पूछा नहीं जाएगा कि भाई आपने किन ग्राउंड्स पर ये जो मोशन है इसको रिजेक्ट किया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ कि हम तो लेकर आए थे, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। बात समझ में आई। अब जरा देखिएगा कि यदि मान लो खत्म हो गया है, यानी कि रिजेक्ट कर दिया तो बात ही खत्म, खेल ही खत्म, गेम ओवर। यदि मान लो एक्सेप्ट हो गया है, एक्सेप्ट होने पर अब बनेगा क्या, अब चालू होगी इन्वेस्टिगेशन, अब बनेगी कमेटी, अब यहां पर जुटाए जाएंगे मिसबिहेवियर के प्रूफ और फिर पूरा पूरा जो प्रोसेस है ये चालू होगा। बात समझ में आई। यानी कि सबसे पहले नोटिस लाया गया, नोटिस के बाद मोशन लाया गया, मोशन गया लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन के पास, दोनों एक्सेप्ट करें तो ठीक है, एक ने भी कैंसिल कर दिया, एक ने भी खत्म कर दिया तो खत्म कर दिया। मोशन एडमिट हो गया है यानी कि एक्सेप्ट हो गया है, तो अब मान लो कि हो गया एक्सेप्ट, तो इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनती है। कौन बनती है, इन्वेस्टिगेशन कमेटी। और ये जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी है ये भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। और याद रखिएगा कि इस इन्वेस्टिगेशन कमेटी में होते हैं एक सुप्रीम कोर्ट के एक जज, साथ में जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं वो, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट क्या, तो भाई सुप्रीम कोर्ट के जज तो यहां पर रहेंगे, ठीक है, साथ में यदि हाई कोर्ट का मामला है और ऐसे भी नॉर्मली भी तो हाई कोर्ट के जज यहां पर रहेंगे, ठीक है, साथ में एक लॉ का बहुत ही ज्ञाता व्यक्ति रहेगा, ठीक है, जो लॉ की अच्छी नॉलेज रखता हो, जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, ठीक है, इनको कहा जाता है डिस्टिंग्विश्ड, जो ज्यूरिस्ट होते हैं वो यहां पर रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और साथ में लॉ के अच्छे ज्ञाता व्यक्ति जो चर्चित हों, बहुत ज्यादा जिनकी बात मानी जाती हो, ये फेमस व्यक्ति हो, ये यहां पर रहेंगे। और फिर ये जो कमेटी है ये जजेस इंजरी एक्ट 1968 के अंतर्गत काम करती है। ये लिखा हुआ है जजेस इंजरी एक्ट 1968, ठीक है, इसके अंतर्गत की दी गई जो प्रोसेस है इसके अकॉर्डिंगली काम करती है। और फिर यहां पर यदि मान लीजिए जो कमेटी है ये बोले कि भाई मिसबिहेवियर प्रूव्ड है, ठीक है, ये प्रूफ हो गया है, तो फिर दोनों हाउसेस में मेजॉरिटी के साथ इसको पास होना है। यानी कि अब ये पार्लियामेंट में वोटिंग के लिए जाएगा। पहले क्या हुआ था, बस पेश हुआ था लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन के पास, अब ये जा रहा है वोटिंग के लिए। और फिर यहां पर टोटल मेंबरशिप यानी कि जितने भी लोग, वही जो सामान्य प्रोसेस होती है किसी भी बिल को पास करने की उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 यानी कि 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग के अकॉर्डिंगली ये पास होगा। और फिर इसके पास ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास ये एड्रेस जाता है
और जज को रिमूव किया जाता है यदि प्रेसिडेंट साइन कर दिए जाते हैं तो। बट ऑब्वियस सी बात है कि लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया है तो अब ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तो प्रेसिडेंट इस पर साइन करेंगे और साइन करने के बाद फिर जो संबंधित जज है जिसके खिलाफ ये लाया गया था उनको रिमूव कर दिया जाएगा। बात समझे? और यहां पर उसी क्षण से जो जज का पद है ये खाली मान लिया जाएगा। अब एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअल प्रॉब्लम यानी कि जो प्रॉब्लम है उसको समझना कि आर्टिकल में यदि आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ ने जुडिशियल इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोसेस को बहुत ज्यादा टफ रखा है कि भाई पहले आप नोटिस लाइए, फिर मोशन लाइए, मोशन का पास होना जरूरी है, यदि मान लीजिए एक्सेप्ट किया गया है तो फिर यहां पर एक कमेटी बनेगी, कमेटी जांच करेगी, यदि प्रूवन है यानी कि जो मिसबिहेवियर है ये प्रूव हो जाता है और इसके एविडेंस मिल जाते हैं तो फिर ये लाया जाएगा कहां पर? संसद में, लोकसभा राज्यसभा में, यानी कि दोनों हाउसेस में इसका पास होना जरूरी है। इसके बाद ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास। ये बहुत लंबी प्रोसेस है और इस लंबी प्रोसेस के कारण मल्टीपल टाइप ऑफ केसेस में आप ये देखते हो कि कई बार जज ने खुद ही रिजाइन कर दिया। यानी कि अब यहां पर हुआ ये कई ऐसे केसेस में हुआ है कि जैसे मैं आगे यदि एक दो उदाहरण लेना चाहूं तो एग्जाम्पल के तौर पर आप पुट कर सकते हो कि जो जस्टिस वी रामास्वामी केस था 1993 का, इसमें भी यही हुआ था। जस्टिस वी रामास्वामी केस 1993 का एंड ऑफ द डे इसमें क्या हुआ था कि मिसबिहेवियर प्रूफ हो गया था बट जो मोशन है ये फेल हो गया था। यानी कि प्रूफ होने के बाद भी पॉलिटिकल मेजॉरिटी ना होने के कारण जो जज है ये बच सकते हैं। इसमें कहा गया था जस्टिस सुमित्रा सेन केस में, जो सुमित्रा सेन थे 2011 का ये केस है, इसमें इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था अपना। यानी कि जैसे ही मोशन पास हुआ वैसे ही इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया कि भाई हम रिजाइन कर देंगे, तो रिजाइन करने पर कम से कम हम काम तो कर सकते हैं। यदि इंपीचमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो गई और हमको हटा दिया गया तो हमारी जो लॉ है, हमारी जो पूरी पूरी मेहनत है ये दरी की दरी रह जाएगी। तो इतनी लंबी प्रोसेस में जो जज है ये तो समझ जाते हैं ना कि यार आगे क्या होने वाला है और उसका क्या लूप होल है ये निकाल लूं। तो यदि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति को आपने हटाया है और ये खुद हटा है तो इसमें अंतर है। हटाना मतलब कि आपने मिसबिहेव किया, प्रूवन मिसबिहेव है और हम आपको हटा देते हैं, ये हटा दिया हमने। और हटना मतलब कि भाई मैं ही सरेंडर कर देता हूं। जब आप स्वयं हटते हैं तो आपके वहां पर दोबारा खड़े होने के चांसेस हो जाते हैं। यानी कि मैं ये जॉब की बात कर रहा हूं। बात समझ में आई? इसी को आप समझिए किससे, इन जजेस के सिनेरियो में, कि असल में यहां पर वही हुआ है कि भाई इसमें कई लूप होल्स हैं। ऐसी यहां पर बात की जा रही है। सबसे पहले तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा लंबी है, ठीक है, और बहुत ज्यादा टफ भी है। लेकिन साथ में जो स्पीकर और चेयरमैन है इनको एक्सेसिव पावर दे दी गई है जिससे जो गवर्नमेंट प्रेशर है इसमें मोशन रिजेक्ट हो सकता है। बात समझी? और इसी को कहा जाता है लूप होल, जो मल्टीपल केसेस में पीछे हुआ है और साथ में आगे भी होने की संभावना है। दैट इज वाई ये जो एडिटोरियल है ये हमसे बोलता है कि ये जो पूरा पूरा सिनेरियो है, ये जो पूरी पूरी प्रोसेस है, इसको थोड़ा सा इजी करना चाहिए ताकि जो न्यायपालिका है ये अपना जो काम है या फिर ये जो कंटिन्यूसली मिसबिहेवियर के जो केसेस आ रहे हैं इनको ओवरकम किया जा सके और जितनी इंडिपेंडेंसी इसको दी गई है उसको थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर ये बात यदि आप भूल भी जाए तो कुल मिलाकर याद रखिएगा कि एक आपको इस एडिटोरियल से प्रोसेस याद रखनी है कि भाई क्या प्रोसेस है रिमूवल ऑफ जजेस की। ठीक, कि पहले नोटिस, नोटिस के बाद सबसे पहले मोशन नोटिस, मोशन नोटिस यदि पास हो गया तो कमेटी, कमेटी ने अप्रूव कर दिया यानी कि प्रूव कर दिया तो फिर आएगा ये मोशन और फिर मोशन के बाद यदि ये एक्सेप्ट हो गया तो फिर ये प्रेसिडेंट के साइन होंगे और फिर प्रेसिडेंट के साइन के बाद रिमूवल ऑफ जज यहां पर हो जाएगा। बात समझिए? इस एडिटोरियल में इतनी बातें याद रखनी है। इज दैट क्लियर? अब जरा देखिएगा हम नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं और ये है लॉवरिंग द एज ऑफ जुवेनिलिटी फॉर क्राइम्स इज अ स्टेप बैक। देखो यार, यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक?
सो देखिएगा यहाँ पर कि एक्चुअली में यहाँ पर एक लॉ के बारे में, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यहाँ पर एक लॉ के बारे में बात की गई है, यह जुवेनाइल जस्टिस कोड। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुवेनाइल जस्टिस कोड? अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सेम बात जीएस पेपर 2 के अकॉर्डिंगली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएस पेपर 2 में जहां पर आप पढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन आपको देखने के लिए मिलता है। साथ में याद रखिएगा जुवेनाइल जस्टिस कोड, ये आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो पढ़ते ही हैं, और यहीं पर आप चाइल्ड राइट्स के बारे में भी पढ़ते हैं। चाइल्ड राइट्स के बारे में मल्टीपल टाइप के राइट्स दिए गए हैं चाइल्ड के लिए। जैसे कि यदि सबसे पहले बात करें तो आर्टिकल नंबर 15 आपसे क्या बोलता है कि 5 आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। बट इसी आर्टिकल के यदि आप अगले आर्टिकल में जाएंगे तो आपको मिलेगा स्त्री और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। जैसे आर्टिकल नंबर 15 में कहा गया है कि 5 बेसिस 5 ग्राउंड्स बताए गए हैं जिनके आधार पर किसी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी एक्सप्लॉइटेशन आपका नहीं हो सकता है, या फिर यूं कहा जाए कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। अब इन 5 आधारों पर कहां भेदभाव नहीं होगा वो मेंशन है आर्टिकल नंबर 15 सब क्लॉज 2 में। आर्टिकल नंबर 15 सब क्लॉज 3 आपसे बोलता है स्त्री और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान वाली बात। स्त्री और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान मतलब कि इनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 14 की यदि हम बात करते हैं तो इसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की गई है। विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण की यहां पर बात आती है। और यहीं पर यह भी बताया गया है कि भाई जो एज ग्रुप है, एज ग्रुप के आधार पर यहां पर थोड़ा सा ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। दैट मीन्स यही से निकल के आता है जुवेनाइल जस्टिस कोड, और ये क्या है, इसका आधार भी है। तो जुवेनाइल जस्टिस कोड में क्या कहते हैं, याद रखिएगा कि जुवेनाइल जस्टिस कोड में कहा जाता है कि वे सभी बच्चे जिनकी भी आयु 18 वर्ष से कम है, ठीक है, 18 ईयर से कम है, और ये किसी भी आपराधिक गतिविधि, अब चाहे वो आपराधिक हो या फिर चाहे वो यानी कि दीवानी राइट और क्रिमिनल राइट, ठीक है, वो यदि किसी भी आपराधिक गतिविधि में इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो इसके लिए उन पर वैसा केस नहीं लगाया जाएगा जैसा एडल्ट के साथ किया जाता है। जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है ये 2015 में आया था, ठीक है। क्या कहता है कि यदि मान लो जो इस सबसे पहले तो हाँ, यानी कि वही बात है कि 18 वर्ष से कम का बच्चा यदि किसी भी प्रकार के क्राइम में इन्वॉल्व पाया जाता है या फिर किसी भी प्रकार का इन्वॉल्व करता है तो जो चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है, ठीक है, इंडिया में ऐसे बच्चों को एडल्ट क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, ये कहता है। बात समझिए। अब जरा समझना कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 है ये कहता है कि लॉ का जो मेन फोकस है केयर, प्रोटेक्शन, रिहेबिलिटेशन और साथ में री इंटीग्रेशन है। यानी कि भाई 18 वर्ष वो आयु है जब ये बच्चा अपनी जिंदगी से जुड़े हुए, अपनी लाइफ से जुड़े हुए डिसीजन स्वयं नहीं ले सकता है। दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं कि ये इनमेच्योरिटी की एज है, इमेच्योरिटी की एज। और इस इमेच्योरिटी की एज में यदि मान लीजिए कोई भी अपराध करते तो हम ये सोचते हैं कि इसका जो दिमाग है ये इतना ज्यादा विकसित नहीं है, इसका जो ब्रेन है ये इतना ज्यादा विकसित नहीं है कि ये सोच पाए कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। दैट इज वाई इस अपराध को अपराध की कैटेगरी में ना डाला जाए और इसको सुधारा जाए, ठीक है, इसको रिहेबिलिटेट किया जाए, इसको केयर दी जाए ताकि ये आगे अपने आने वाले जीवन में ये गलती दोबारा ना दोहराए। ये तमाम प्रकार की बातें इस आर्टिकल में या फिर इस एडिटोरियल में मेंशन है, या फिर यूं कहा जाए कि इस एक्ट में इन सभी बातों को बताया गया है, दोहराया गया है। तो कुल मिलाकर याद रखिएगा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लिए, रिहेबिलिटेट करने के लिए, इनको सही गाइडेंस देने के लिए ये पूरा पूरा एक्ट बनाया गया था। उन बच्चों को जो किसी ना किसी अपराध में या तो संलग्न पाए जाते हैं या फिर किसी भी कोई भी क्राइम ये कर देते हैं। बात समझ में आई? जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल आप बात समझिएगा कि 2012 का यदि आप लोग थोड़े भी उस समय होश में होंगे तो आपको 2012 का, ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छे से याद है बिकॉज ऑफ कि 2012 में मैं हाँ, मैंने मल्टीपल स्कूल्स में ये बात देखी थी, साथ में कॉलेजेस में भी ये बात देखी थी। मैं आई थिंक उस टाइम 12th पास आउट कर लिया था मैंने, आई थिंक, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो विभिन्न इंस्टीट्यूट्स ने मार्च निकाले थे। क्यों भाई? क्योंकि इसके आसपास 2012 के आसपास आप देखोगे कि दिल्ली में एक केस हुआ था जिसको निर्भया केस के नाम से जानते हैं। ये एक प्रकार का गैंग रेप था, ठीक है, यानी कि चलती बस में
लगभग 4 या 5 लोगों ने, ठीक है, हो सकता है इससे भी ज्यादा, एक महिला के साथ रेप कर दिया था। उसके बॉयफ्रेंड भी उसका बॉयफ्रेंड भी उसके साथ था, ठीक है, और साथ में रेप करने के बाद बहुत ही ज्यादा क्रूशियल ये यानी कृत्य था, जिसमें ये जो महिला है ये बहुत दिनों तक तड़पती रही। एंड ऑफ द डे इसकी डेथ हुई और इसके समर्थन में आधी दिल्ली, इवन पूरा पूरा इंडिया रोड पर आ गया था। मल्टीपल टाइप के प्रोटेस्ट हुए थे। जब ये गैंग रेप के आरोपियों को पकड़ा गया, यानी कि कौन कौन इसमें विक्टिम है इनको पकड़ा, सॉरी जो आरोपी हैं उनको पकड़ा गया, तो ये जो क्रिमिनल्स थे, ये जिन्होंने ये जो कृत्य किया था, इनमें एक 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा था, यानी कि इसकी आयु 18 वर्ष से कम थी। वहां पर यह कहा गया था कि सर 18 वर्ष से कम आयु का ये व्यक्ति है, ठीक, और इसने ये एक सीरियस ऑफेंस किया है, तो अब क्या किया जाए? तो ट्रांसफर सिस्टम इसको किया गया, यानी कि इस पर एक प्रकार से अलग ही केस चलाया गया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत। अब याद रखिएगा कि यहां पर ट्रांसफर सिस्टम इसी में लाया गया था। ट्रांसफर सिस्टम का मतलब है कि जो 16 और 18, यानी कि जो 18 वर्ष की आयु है इसको 16 कर दिया गया था, यानी कि जो सीरियस ऑफेंस हैं, तो यहां पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये डिसाइड करेगा कि जो बच्चा है ये चाइल्ड कोर्ट में जाएगा या फिर एडल्ट कोर्ट में जाएगा। बात समझ रहे हो? ये 18 वर्ष का था, 18 वर्ष का था, दैट मींस ऑफेंस सीरियस है, ऑफेंस सीरियस है, बट जुवेनाइल जस्टिस कोड ये कहता है कि भाई ये तो जाएगा कहां पर, ये जाएगा एक्चुअली में जो बच्चों के न्यायालय होते हैं वहां पर, और इसको जेल भी नहीं हो सकती है क्योंकि 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा है। इसको बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। बट ऑफेंस की कंडीशन को देखते हुए यह कहा गया कि भाई अब हम बनाएंगे क्या, एक बोर्ड, इसको कहा जाता है जेजेबी, और ये डिसाइड करेगा कि जिस जो ऑफेंस इस बच्चे ने किया है इसकी आयु जितनी भी है, ठीक है, तो ये एक्चुअली में एडल्ट के जैसे हेयरिंग होगी इसके साथ, या फिर ये चाइल्ड कोर्ट जाएगा। अब जो नया कंट्रोवर्सी है ये यहां पर चालू होता है कि अभी वर्तमान में 2025 में एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल? यानी कि कोई भी ये ला सकता है, कोई भी ला सकता है, इसको कहा जाता है प्राइवेट मेंबर बिल। इस बिल में कहा गया है कि जो जुवेनाइल एज है सीरियस ऑफेंसेस की कैटेगरी में, इसको 14 वर्ष कर दिया जाए, पहले 16 वर्ष की, और 16 से इसको 14 वर्ष कर दिया जाए। मतलब कि 14-15 साल के यदि कोई बच्चा है और ये एडल्ट क्रिमिनल ट्राई में इन्वॉल्व पाया जाता है और प्राइजन तक जा सकते हैं, यानी कि ये जेल तक जा सकते हैं, ऐसा कहा जाए, यानी कि ऐसा चेंजेस लाए जाएं जुवेनाइल जस्टिस कोड में। अब आर्टिकल क्यों कह रहा है इसको कि भाई ये एक प्रकार से स्टेप बैक होगा? क्योंकि आर्टिकल कहता है कि ये फैसला गलत डिस्क्रेशन होगा, यानी कि सॉरी गलत डायरेक्शन में है। ध्यान समझो ध्यान से कि जो साइंटिफिक एविडेंस है ये इसके कोई नहीं है कि स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल जो प्रूफ है इसके हो कि 14 साल का जो बच्चा है ये एडल्ट लेवल थिंकिंग कर सकता है। जरूरी थोड़ी है कि सभी का पालन पोषण एक जैसा हुआ हो, जरूरी थोड़ी है कि सभी की जो क्रिटिकल थिंकिंग की कंडीशन है ये एक जैसी हो। ये डिपेंड ये भी तो करता है कि भाई एक 14 ईयर का बच्चा है तो इस 14 ईयर के बच्चे की जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग है क्या ये एक 14 ईयर जैसी है, यानी कि क्या मैच्योरिटी के लेवल पर ये आ गई है, और यदि आ गई है तो इसका साइंटिफिक एविडेंस क्या है। साथ में दूसरा है कि जो ट्रांसफर सिस्टम है ये पहले से ही प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में है, यानी कि जेजेबी जो जुवेनाइल बोर्ड होता है ये चेक करता है कि क्या बच्चा जानता था कि ये जो मैं कर रहा हूं ये रॉन्ग है, ठीक, क्या कॉन्सिक्वेंस थे समझ में आते थे उसको, यानी कि भाई इस बच्चे को बुरे और अच्छे की क्या समझ है। आप बोल रहे हो कि भाई 16 साल से उठा के 14 साल कर दो, बट एक 14 ईयर के बच्चे को क्या ये समझ होती है, क्या वाकई में वो इतना मैच्योर होता है कि उसको ये पता रह सके कि भाई जो भी मैं एक्टिविटी कर रहा हूं ये राइट है या फिर ये रॉन्ग है, और रॉन्ग है तो क्यों है और मेरे साथ क्या हो सकता है, और राइट है तो क्यों राइट है, मेरे साथ क्या हो सकता है, ये तमाम प्रकार की चीजें। अब यदि आप डेटा देखोगे एनसीआरबी का, तो ये डेटा क्या कहता है, एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 2023 का ये डेटा है कि टोटल क्राइम्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्राइम्स बाय चिल्ड्रन को यदि हम देखें तो ये इसका जो डेटा निकल के आता है ये ओनली 0.5% के आसपास निकल के आएगा, ठीक है। देखिएगा जस्ट अ सेकेंड,
ठीक। हाँ, तो देखिएगा, कुल मिलाकर इसमें बात ये की गई है कि एनसीआरबी 2023 का यदि आप डेटा देखोगे तो क्राइम्स की संख्या तो बहुत है भाई, ठीक। ये वे क्राइम जो कि एक्चुअली में चिल्ड्रंस के द्वारा किए गए हैं, इनका परसेंटेज 0.5% है। 79% जो ऑफेंडर्स होते हैं, यानी कि क्राइम करने वाले होते हैं, ये 16 से 18 वर्ष की आयु के होते हैं। 14 से 16 एज ग्रुप का जो पड़ रहा है, ये मेजर रीजन नहीं है कि 14 से 16 साल का बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो, यानी कि जो यंगर हैं ये वेव क्रिएट नहीं कर रहे हैं। एडल्ट क्रिमिनल सिस्टम का जो इफेक्ट है, यदि आप इसको समझेंगे, तो अगर बच्चे को एडल्ट सिस्टम में डाल दिया जाता है तो याद रखो कि उसकी जो स्कूलिंग है ये डिस्टर्ब होगी, जो मेंटल ट्रॉमा है ये झेलना पड़ेगा, स्टिग्मा, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ेगी। एविडेंस है, ये भी एविडेंस है कि जो बच्चे हैं ये इलीगल डिटेंशन में जा रहे हैं और साथ में जो एडल्ट प्राइजन है इसमें रखे गए हैं। तो यहां पर ये तो एक प्रकार से सेफ गार्ड का उल्लंघन है ना। तो रियल प्रॉब्लम क्या है? रियल प्रॉब्लम ये है कि रियल प्रॉब्लम बच्चा नहीं है, असल में जो सिस्टमैटिक फेलियर है ये रियल प्रॉब्लम है। यानी कि हमको करना क्या चाहिए कि जो इंटरवेंशन है इनका करना चाहिए, सही स्कूलिंग शिक्षा देनी चाहिए, एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, फैमिली सपोर्ट इनको मिलना चाहिए, मेंटल हेल्थ सर्विसेज इनको मिलने चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस मिलने चाहिए। दैट मीन्स इस पूरे के पूरे जो आर्टिकल है इसका उद्देश्य यह है कि द बिल शिफ्ट द सिस्टम, चलो इसको छोड़िएगा, यहां पर क्या क्या बताया गया। हाँ, द बिल शिफ्ट द सिस्टम decisively towards punishment at an earlier age and diverts attention from the need for early intervention, strengthening of family education, mental health support and systematic charges. Legislative attempt at blurring the distinction between assaults एंड अडल्टहुड अंडरमाइन फाउंडेशनल चाइल्ड राइट प्रिंसिपल। बात समझे, यानी कि इनकी मेंटल हेल्थ, फैमिली सपोर्ट, साथ में इन पर हमको ध्यान देना चाहिए, जिसके कारण इनको एक अच्छी शिक्षा दी जा सकती है और इन पर कंसंट्रेट किया जा सकता है। बात समझ में आई? इसके बारे में बातचीत हो रही है। अब जरा देखिएगा, थर्ड टॉपिक आता है, जो हमारा वेरी थर्ड टॉपिक है। यह आता है किससे संबंधित? एक प्रकार से जो गवर्नर का इशू चल रहा है इससे संबंधित। देखिएगा भाई, एक बात यदि मैं आपको बताऊं तो आपको मालूम होगा कि कल मैंने केरला और तमिलनाडु का केस बताया था, और केरला और तमिलनाडु के केस में मैंने पहले ही बताया था कि यहां पर जो गवर्नर हैं इनको लेकर मल्टीपल टाइप के जो डिस्प्यूट हैं ये हो रहे हैं। और ये मल्टीपल टाइप के डिस्प्यूट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पहली बात कि तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं RN रवि, ये जाते हैं कहां पर, RN रवि, और केरला के जो राजेंद्र, ठीक है, इनको लेकर डिस्प्यूट ये है कि भाई पहला केस ये बना कि सर हमने एक बिल पास करके भेजा और इन्होंने बिल पर साइन नहीं किए, विदाउट एनी रीजन ये बिल को अपने पास अटका कर रखी, ये जिसके कारण हम अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात कि जहां पर इनको विधानसभा को एड्रेस करना था, यानी कि स्पीच देनी थी, वो स्पीच जो कि रखी गई थी सरकार के द्वारा, इन्होंने उस स्पीच में अपने अकॉर्डिंगली बदलाव किए, अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस लाए, और जब स्पीकर ने मना किए कि आप ये चेंजेस नहीं ला सकते हैं, ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो ये विधानसभा से वॉकआउट कर गए। ठीक है, वॉकआउट का मतलब है कि ये छोड़कर चले गए, स्पीच इन्होंने कंप्लीट ही नहीं की। ठीक है, ये वाली बात यहां पर कही जा रही है, यानी कि जो गवर्नर का बिहेवियर है ड्यूरिंग गवर्नर्स एड्रेस ये गलत था। तमिलनाडु और केरला दोनों स्टेट्स से ये जो न्यूज है ये जुड़ी हुई है। साथ में जो बिल है उसके लिए, यानी कि जो पावर है इसका मिसयूज किया जा रहा है, सेंट्रलाइजेशन यहां पर हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 176 और साथ में 87 ये दोनों है, यानी कि 176 बोलता है कि गवर्नर का जो एड्रेस है स्टेट लेजिस्लेचर में ये होगा और कैसे होगा उसकी प्रोसेस। 87 में प्रेसिडेंट का एड्रेस बताया गया है, पार्लियामेंट में कैसे होगा उसके बारे में प्रोसेस। गवर्नर को स्पीच चेंज करने का कोई राइट नहीं है, पर्सनल ऑप्शंस ऐड करने का कोई भी राइट यहां पर नहीं है। गवर्नर का रोल होता है सेरिमोनियल और साथ में न्यूट्रल, यानी कि भाई जैसा कहा गया है वैसा करना है, यानी कि जो एड्रेस पढ़ने के लिए दिया गया है वह एड्रेस आपको यहां पर पढ़ना है, इसमें आपके कोई अपने शब्द नहीं होंगे। बात समझ में आई? RN रवि और साथ में केरला के जो गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अलरकल, इनसे जुड़ा हुआ ये मामला है। और कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन क्या होती है इसके बारे में आप समझो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है।
वो रूल जो लिखा नहीं होता, लेकिन फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इंडिया का जो सिस्टम है यह है वेस्टमिंस्टर मॉडल पर यह बेस्ड है, यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में मोनार्क कभी स्पीच चेंज नहीं करते हैं। इंडिया में भी जो गवर्नर है ये एग्जैक्ट टेस्ट पढ़ना होता है इनको कि भाई आपको जैसा दिया गया है वो पढ़ो। तो याद रखिएगा कि ये जो एडिटोरियल है ये इन्हीं सभी बातों को टारगेट करते हुए कह रहा है कि गवर्नर्स अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स हैं ये क्रॉस कर रहे हैं और वो अपने आप को पॉलिटिकल एक्टर बना रहे हैं। इससे जो फेडरलिज्म है ये वीक होता जा रहा है और जो इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट है ये अंडरमाइन होती जा रही है। यानी कि एडिटोरियल में क्लियरली ये लाइन लिखी हुई है कि गवर्नर शुड नॉट एज्यूम पावर्स नॉट एनवाइज्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि बात जरा समझना कि ये अपने हिसाब से इस पूरी की पूरी जो अपनी पावर का मिसयूज ये कर रहे हैं और एक प्रकार से क्या होते जा रहे हैं, ये एक्टिंग गवर्नमेंट के तौर पर सामने आ रहे हैं। ये गलत है, इसके बारे में ये बात कही हुई है। ये पूरा पूरा केस आप याद रखो कि जुड़ा हुआ है किस मामले से, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद तमिलनाडु एंड केरला डिस्प्यूट, सॉरी जो केस है उससे। अब याद रखिएगा कि ये जिस चैनल पर आप क्लासेस देखते हैं ये है चाणक्य आईएएस एकेडमी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और यदि चाणक्य आईएएस एकेडमी के किसी भी बैच से ज्वाइन होना हो आपको, चाहे वो यूपीएससी हिंदी मीडियम एज वेल एज स्टेट पीसीएस, यूपीएससी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम एज वेल एज किसी भी प्रकार का स्टेट पीसीएस हिंदी और इंग्लिश मीडियम, तो आप कनेक्ट हो सकते हैं 8264199959, ये दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर है इस पर। और यदि आप ये बताते हैं कि आप द हिंदू के सेशन से आए हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मुहैया होगा। और साथ में एक और बात, यदि ये सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ में अपना रिस्पेक्टिव कमेंट देना ना भूलें। आप लोग शेयर करना भूल जाते हैं, तो इसको कम से कम 1-2 लोगों के साथ तो अवश्य शेयर करें। साथ में किसी प्रकार की कोई भी इंक्वायरी यदि आपको करनी हो तो यहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।